अध्याय 156 विधर्मी आए। उसकी नज़र में ओलिवर ने उसे जो तमाशा दिखाया था वह एक शक्तिशाली हथियार से ज़्यादा कुछ नहीं था जिसका उपयोग वे भविष्य में राक्षसों का वध करने के लिए कर सकते थे। अपने दुश्मनों के खिलाफ चल रहे युद्ध में एक खतरनाक उपकरण। यदि वे किसी तरह बड़ी मात्रा में एस्पेरा और कुछ मामूली बदलावों के साथ एस्पेरा की कमी को दूर करने में कामयाब रहे तो वे इसी संयोजन को बड़े पैमाने पर एक तरह से बड़ा प्रयोग कर सकते थे। वे अपने शत्रुओं की मातृभूमि में जिस स्तर का विनाश ला सकते थे वह अकल्पनीय था। ये निश्चित रूप से चमकाने लायक हथियार था। क्षमता बहुत अधिक थी और इसके बारे में सोचते ही उसके चारों ओर एक ठंडी आभा आ गई। उसे अपने बर्फ तत्व के साथ भी कुछ इसी स्तर का प्रयास करना था। उस पल उसकी आंखें बेहद ठंडी हो गईं। अंत में हर कोई जटिल भावनाओं के साथ चला गया। निस्संदेह वे सभी जानते थे कि वास्तविक विजेता और योग्य लोग कौन थे, लेकिन किसी ने भी इसे जोर से नहीं कहा। अनकहा सच हवा में भारी लगता हुआ था, उनकी वास्तविक क्षमताओं की एक मूक स्वीकृति। बाद में एम्बर और अल्फांसो अपने पुरस्कार लेने गए, जो कुछ रून पुस्तिकाएं और भूत भगाने का एक उपकरण थे। उनकी अभिव्यक्तियां गर्व और अनिश्चितता का मिश्रण थी, जो अभी भी दिन की घटनाओं को याद कर रही थी। बाहर पहाड़ के आधार से कुछ दूरी पर लबादे पहने व्यक्तियों का एक समूह खड़ा था। वे सभी काले कपड़े पहने हुए थे। उनके चेहरे कफन में छिपे हुए थे क्योंकि वे पहाड़ की तलहटी का सामना कर रहे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टिक पर्च कबीले का ओझा इतनी जल्दी कबीले को छोड़ देगा, लबादे पहने एक व्यक्ति ने भारी स्वर में कहा। उसके शरीर में मांसपेशियां उभरी हुई थीं, जिससे वह दूसरों की तुलना में बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था। उसकी उपस्थिति प्रभावशाली थी, आसपास के किसी भी व्यक्ति के लिए एक मूक खतरा। इसका मतलब निश्चित रूप से यह है कि ओझा को इस बात की जानकारी नहीं है कि वे अपने साथ क्या ले जा रहे हैं। वे संभवतः विनाशकारी जानवर के अंडे से अनजान हैं, एक अन्य आंकड़े ने कहा। उसके स्त्रैण स्वर और ऊंची आवाज से ये स्पष्ट था कि वह एक महिला थी। उसकी आवाज में उत्साह का एक स्वर था, जो बमुश्किल उसके लबादे के नीचे छिपा था। छोटे कद के एक व्यक्ति ने चिंतित स्वर में कहा, ये शब्द मत बोलो। ये जानना असंभव है कि कब कोई हमारी बातें सुन लेगा। चलो, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। हम कहीं बीच में हैं, कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। सख्त हो जाओ, महिला ने कातर स्वर में कहा। वह आदमी उसकी बातों का खंडन नहीं कर सका क्योंकि उसने जो कहा वह सच था। दूर का पहाड़ ही यहाँ एकमात्र चीज थी। यह अजीब था कि इतना विशाल पर्वत बीचों बीच स्थित था। उजाड़ परिदृश्य ने उनकी सुरक्षा की भावना को बढ़ा दिया। यह शायद एक पुराना खंडहर रहा होगा। पहाड़ की तलहटी से सिग्नल जोरदार आ रहे हैं। लक्ष्य वही है। अचानक एक चौथा व्यक्ति बोला। उसका गहरा काला वस्त्र एक निश्चित पैटर्न के साथ डिजाइन किया गया था, जो उसके साथियों से अलग था। वह एक शक्तिशाली और भयावह आभा छोड़ रहा था, दूसरों की तुलना में बहुत सघन। वह स्पष्ट रूप से उनसे श्रेष्ठ थे। कहने की जरूरत नहीं, वे सभी शांत हो गए और उसकी बातों को गंभीरता से सुनने लगे। हम करीब हैं, ओझा कीमती खजाने से बेखबर है। हालांकि मैं पहाड़ की तलहटी में एक मजबूत उपस्थिति महसूस कर सकता हूँ। ये खतरनाक है, वह स्थिर आवाज में बोला, जिससे बाकी लोग नाराज हो गए। आखिरकार, चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, वे पर्वत के आधार पर किसी भी मजबूत उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाए। लेकिन चूंकि उनके नेता को इसका एहसास हो गया था, तो इसका मतलब केवल ये हो सकता था कि वहां मौजूद व्यक्ति उनसे अधिक मजबूत था। यदि ऐसा है, तो वे लापरवाही से कार्य नहीं कर सकते और हमला नहीं कर सकते। एक गलती से उनका सब कुछ खत्म हो सकता है। उन्हें स्थिति को थोड़ा और जानने की जरूरत है। आपका क्या आदेश है नेताजी? महिला ने विनम्र स्वर में पूछा। प्रश्न में नेता एक पल के लिए चुप रहा, इस पर विचार किया और समाधान पर निर्णय लिया। चारों ओर बिखर जाओ और इलाके का नक्शा बनाओ। ब्रेक पॉइंट ढूंढें। पहाड़ एक विशेष अवरोध से ढका हुआ है। यह आसान नहीं है। कमजोर स्थान का पता लगाएं। हम पहले पहाड़ में घुसपैठ करेंगे। आपको दिए गए उपकरणों का उपयोग करके अपनी उपस्थिति छिपाएं। यदि आप मरना नहीं चाहते,
तो अपने आप को थोड़ा सा भी उजागर करने का साहस न करें, उन्होंने अंततः कहा। उनकी आवाज में एक ऐसी अंतिमता थी जिसमें किसी भी तर्क की जरूरत नहीं थी। ये सरल था, यदि वे उजागर हो गए तो अंदर का शक्तिशाली ओझा सीधे उन्हें मार डालेगा। यदि ऐसा हुआ तो नेता उन्हें बचाने के लिए कदम नहीं उठाएंगे, वे अपने दम पर होंगे। इससे पता चलता है कि उनके अंदर का व्यक्ति कितना मजबूत था कि उनके नेता भी उनसे सावधान रहें। वे जिस नेता के साथ थे वह एक विशेष व्यक्ति था जिसे पंथ के सर्वोच्च गुरु ने केवल इसी कार्य के लिए चुना था। उन सभी ने उसकी असाधारण ताकत और हत्या की तकनीक के बारे में सुना था। वह क्रूर था और अब तक अनगिनत ओझाओं का कत्लेआम कर चुका था। आमतौर पर उसके मौजूद होने पर वे सीधे अंदर घुस जाते, अंदर मौजूद ओझाओं को मार देते और अंडा ले आते। लेकिन उनके नेता को उनसे सावधान करने के लिए अंदर मौजूद होने का मतलब यह था कि यह एक साधारण मिशन नहीं होगा। हालांकि उन सभी को विशेष रूप से इस मिशन के लिए आपदा जानवर के अंडे को पुनः प्राप्त करने के लिए चुना गया था। उन सभी में अपना समर्थन करने की क्षमता थी। यह कारण नहीं था कि वे पहले स्थान पर यहाँ थे। जिस ओझा के पास अंडा था वह मिस्टिक पर्च कबीले का था। उनके लिए यह मान लेना मूर्खता होगी कि वह कमजोर होगा। यही कारण है कि वे यहाँ थे, उसका शिकार करने और खजाना वापस पाने के लिए। बेशक इसका मतलब होगा 5 प्रमुख कुलों में से किसी एक के साथ दुश्मन बनाना। हालांकि चूंकि आदेश उनके आकाओं का था, इसलिए जो कहा गया था उसे करने में वे संकोच नहीं करते थे। उनके जैसे विधर्मी अक्सर प्रमुख कुलों के ओझाओं से बचते थे, न केवल इसलिए कि वे काफी मजबूत होते थे और उनसे निपटना कष्टप्रद होता था, बल्कि इसलिए भी कि यदि उनके ओझाओं में से एक को निशाना बनाया गया तो पूरा कबीला उनका शिकार कर लेगा। मानव क्षेत्र में मिस्टिक पर्च कबीले की पहुंच से बचना असंभव के करीब था। यह एक प्रमुख कबीला कितना प्रभावशाली था। नेताजी, अगर मैं पर्याप्त सावधानी बरतूं तो क्या मैं भूत प्रेतों को अंदर ही मार सकता हूं? उस मोटे आदमी ने अपने भारी मर्दाना स्वर में अनुमति मांगी। उसकी आंखें खून की लालसा से चमक उठी। नेता की अभिव्यक्ति उदासीन थी। उसकी त्वचा पीली और काली आंख की पुतली थी। उसने अपना ध्यान वापस पहाड़ पर केंद्रित करने से पहले एक पल के लिए उस मोटे आदमी को देखा। कहानी खत्म। अलविदा।